Welcome back to Literature Lovers by Rahul Sharma, a channel for the literature students along with those who are preparing for MA English and NET UGC। अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, ये वीडियो किस बारे में? ये वीडियो है 2026 में जो मेजर थ्योरीज होनी चाहिए जिनको आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम। दैट्स टू द लिटरेरी थ्योरीज। अब लिटरेरी थ्योरीज में हमारे पास कितनी थ्योरीज जिनको हमें कवर करना है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी। क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी को समझना तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी फर्स्ट। अब बोलते हैं इट इज अ बॉडी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड बाय एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन फिलोसफर्स ने जो थ्योरी डेवलप की उसको हम बोलते हैं क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी। इट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ पोएट्री, ड्रामा एंड रिथोरिक। तीन चीजें, प्रिंसिपल्स ऑफ पोएट्री, ड्रामा एंड रिथोरिक, इन तीनों को आपको क्लियर करना है। अब मेजर क्लासिकल थ्योरिस्ट की बात करते हैं। सबसे बात करते हैं हम प्लेटो की। Who is Plato and how he works for all of us as a milestone। तो आप पहले का तो प्लेटो डिस्कस लिटरेचर इन हिज वर्क द रिपब्लिक। इसको ऑन टिप कर लेना, रिपब्लिक इज अ वर्क ऑफ प्लेटो। नंबर टू, की वर्क। अगर मैं प्लेटो के की वर्क की बात करूं तो मिमेसिस, जिसको बोलते हैं इमिटेशन, कॉपी करना किसी को। मिमेसिस किसी को भी कॉपी करना उसको डिफाइन करता है। लिटरेचर इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। ये मेरे नहीं, प्लेटो के वर्ड थे। Literature is an imitation of reality. Plato believed that poetry was twice removed from truth. I repeat, he believed that the poetry was twice removed from the truth because it intimates or imitate. Because it imitates the physical world which itself imitates the ideal world. सर ये कॉपी की बात करता है कि ये आइडियल वर्ड को कॉपी करता है। फिर बात करते हैं सेकंड पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का स्टूडेंट एरिस्टोटल, जो बिल्कुल थॉट प्रोसेस में इसके अगेंस्ट था। आप बोलते सर ये नॉर्थ था तो पूरी तरह साउथ था, उसने डिफाइन किया उस कॉन्सेप्ट को। वो क्या बोलता है, एरिस्टोटल एक्सप्लेन करा लिटरेरी थ्योरी को इन पोएटिक्स। अब इसके मेजर कॉन्सेप्ट मिमेसिस, कैथारसिस, हेमरेशिया, यूनिटी ऑफ प्लॉट, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वहां काम करते हैं आपके लिए। आपने कहा मिमेसिस, इमिटेशन ऑफ लाइफ। नंबर टू कैथारसिस, इमोशन प्योरिफिकेशन, जिसे आप बोलते हैं एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस। हेमरेशिया, ट्रेजिक फ्लो ऑफ अ हीरो। लास्ट, यूनिटी ऑफ प्लॉट, बिगनिंग मिडल एंड एंड। ये तीनों को अच्छे से क्लियर करना। फिर हम बात करेंगे एरिस्टोटल स्पोर्टेड पोएट्री बिकॉज इट टीचेस मोरल lessons. Sir, moral lessons, it provides emotional relief. According to him, the poetry makes you believe in a certain illusions that give you certain moral strength that is really important for the well-being of humans. चलो यार, come to the next one, Horace. सर अब मेरे पास हॉरेस आता है थर्ड क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। हॉरेस ने लिखा आर्ट पोएटिका। यस, ही वाज द राइटर ऑफ द आर्ट पोएटिका। लिटरेचर शुड बी बोथ डिलाइट, एंटरटेन करनी चाहिए लिटरेचर, ये हॉरेस मानता था, एंड इंस्ट्रक्ट, मॉरल वैल्यूज भी सिखाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट ने क्या बताया, लॉन्गेस्ट ने लिखा ऑन द सबलाइन। अब ऑन द सबलाइन कई लोगों को नहीं पता ऑन द सबलाइन बेसिकली क्या था। इट इज ऑल अबाउट द ग्रेट लिटरेचर प्रोड्यूस सेंस ऑफ ग्रेडन्यूर, ऑ एंड एलिवेटेड इमोशंस इन द रीडर। वो चीजों को कनेक्ट करता था। वो बोलता लिटरेचर आपको एक साथ जोड़ती है सो दैट यू गाइस कैन इन्वॉल्व विद इट। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हैं। नंबर वन, प्लेटो, जिसकी थ्योरी में को रीड कर सकते हो। एरिस्टोटल, कैथारसिस, हेमरेशिया, प्लॉट अलॉन्ग विद द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, बहुत डोमिनेंट है जब आप एरिस्टोटल को पढ़ते हो। बात करते हो हॉरेस की, ड्यूस एट यूटिलिटी, एंड लॉन्गेस्ट सर थ्योरी ऑफ सबलाइन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सेकेंड थ्योरी के ऊपर जो बहुत डोमिनेंट भी। आप तो सेकंड थ्योरी को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कनेक्ट करती है, चीज पर जोड़ती। आप कहते हो फॉर 2026 जून एग्जामिनेशन ऑफ नेट जेआरएफ, ये बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करने वाली है। इसमें आपने कहा इंडियन लिटरेरी थ्योरी। सर इंडियन लिटरेरी थ्योरी में क्या आता है, इंडियन लिटरेरी थ्योरी इज द सिस्टम ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड बाय एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स, जो एक्सप्लेन करते हैं नेचर, फंक्शन, ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, स्पेशली पोएट्री एंड ड्रामा। आप कहते हैं यहाँ पे काफी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सारे के सारे नाम तो हम डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन जो पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उन थ्योरी को क्लियर करते हैं फ्रॉम इंडियन लिटरेरी थ्योरी। नंबर वन, रसा थ्योरी। अब जब रसा थ्योरी की बात करते हो तो अगर आपने एमए इंग्लिश की है तो आपने डेफिनेट अपनी यूनिवर्सिटी में रसा थ्योरी को पढ़ा होगा। प्रपोज बाय भरत मुनि। आप बोलते सर भरत मुनि ने ट्राइटाइज किया था नाट्य शास्त्र से, नाट्य शास्त्र विच वाज बीन रिटन बाय लॉर्ड शिवा। अब यहाँ पे रसा मीन्स एस्थेटिक प्लेजर,
रसा को समझना है तो एस्थेटिक प्लेजर की बात करेंगे। यस वी टॉक अबाउट एस्थेटिक प्लेजर और इमोशन एक्सपीरियंस फेल बाय द ऑडियंस। जो इमोशन एक ऑडियंस फेल करती है व्हेन दे रीड अ सर्टेन टेक्स्ट, उसको बोलते हैं रसा। देयर आर 9 रसास। सर सारे के सारे रसास तो हम नहीं कर रहे। 9 में जो डोमिनेंट है श्रृंगार रसा, करुणा, वीरा और हास्य रसा। इनको आपने अच्छे से दिमाग में रख लेना है। फिर बात करते हैं ध्वनि थ्योरी। सो व्हाट इज ध्वनि? साउंड दैट वी हियर। ध्वनि थ्योरी को क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में आता है कोई भी साउंड जो हम सुनते हैं, जो हमें कनेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट आता है प्रपोज बाय आनंद वर्धना। अब यहाँ पे आनंद वर्धना ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और ध्वनि मीन्स कहते हैं सजेशन और इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पोएट्री। एक मीनिंग था पोएट्री का, दैट इज द इम्प्लाइड मीनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट सजेस्ट द सोल ऑफ पोएट्री। यस इट इज द सोल ऑफ पोएट्री, क्योंकि आपको कनेक्ट करती है उसके साथ। जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं तो हम उसे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो ध्वनि को आई होप यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर पाए। थोड़ी सी पिच यहाँ तेज होगी क्योंकि मेरे को काफी सारी थ्योरीज को कवर करना है। और हाँ, ये एक मैराथन शुरू कर रहा हूँ फॉर यूजीसी 2026। Those who have been aspiring for this particular paper, guys, this is a high time for you to subscribe the channel immediately. Yes, it's the branch of classic way of learning. वो मेरा चैनल वहां चल रहा है, लिटरेचर के लिए पूरा चैनल बना देना, लिटरेचर लवर। इसके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। तो आज से अभी से आप लोग 3 चैनल्स को कनेक्ट करना। क्लासिक वे ऑफ लर्निंग, लिटरेचर लवर बाय राहुल शर्मा एंड ह्यूमैनिटीज की दुनिया फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल्स with your friends, those who are really serious about their studies. Let's come to the next point, that is Alankara theory. अब ये अलंकारा थ्योरी क्या होती है इसको समझेंगे। It was developed by भामा। आप लोग सब भामा कौन सा है? डंडन भी बोलते थे हम। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अलंकारा मीन्स फिगर ऑफ स्पीच और ऑर्नामेंट्स इन पोइट्री। आप बोलते हो ऑर्नामेंट्स इन पोइट्री, जो चीजों को ब्यूटीफाई करते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। दीज एनहेंस द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। यस ये एनहेंस करते हैं, किसको? ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज को एनहेंस करते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप चीजों कैसे जोड़ दो। अलंकारा मीन्स ब्यूटीफाई पोएट्री। द थिंग दोज आर बीइंग यूज्ड टू ब्यूटीफाई द पोएट्री आर नोन एज अलंकारा। कम टू नेक्स्ट वन, कह रहा वक्रोक्ति थ्योरी। सर व्हाट इज वक्रोक्ति थ्योरी? वक्रोक्ति थ्योरी कुंटका ने बताई थी और कुंटका ने जब इसको हाईलाइट किया था उसने बोला था इट इज ऑल अबाउट ऑब्लिगेट और द इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। Yes, this is being based on indirect expression. Poetry becomes beautiful through creative and usual use of language. जब पोइट्री को हम क्रिएटिव वे या यूजुअल वे ऑफ लैंग्वेज को यूज करते हैं तो पोइट्री अपने आप में ब्यूटीफाई होती है। आप बोलते हो नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट प्रॉब्ली द लास्ट पार्ट, आप बोलते हैं औचित्य थ्योरी। औचित्य प्रपोज बाय केश बंद्रा। केश बंद्रा ने हाईलाइट किया औचित्य का बेसिक मीन्स होता है सर प्रॉपर्टी और द एप्रोप्रिएटनेस इन लिटरेचर। किसी चीज का यूजेस क्या है, द एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज औचित्य। आप बोलते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ लिटरेचर वर्क शुड बी सुटेबल एंड हार्मोनियस, ताकि चीजें उसके साथ कनेक्ट कर पाए। सो ये होगी 2 थ्योरीज। फर्स्ट आपने बोला सर हमने बात की क्लासिकल थ्योरी की, फिर हमने इंडियन क्लासिकल थ्योरी को स्टडी कर लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी। मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी को आप सब पढ़ के आए, आपने कहा सर वी हैव स्टडीड मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी एनालाइज करती है लिटरेचर बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। जब मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करते हो आप बात करते हो इकोनॉमिक कंडीशंस की, क्लास रिलेशंस की, आइडियोलॉजी की, पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी, इन सारी चीजों की बात करते हो ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। Here it says the founder of Marxist theory. अब मार्क्सिस्ट थ्योरी का फाउंडर कार्ल मार्क्स, हम सब जानते हैं कार्ल मार्क्स वाज द फाउंडर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। इसके साथ फ्रेडरिच एंगल्स का नाम भी याद रखना, ये आपके पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। आई रिपीट, फ्रेडरिच एंगल्स, इसको अच्छे से क्लियर करना। कम टू नेक्स्ट वन, दिस थ्योरी बिलीव द इकोनॉमिक सिस्टम शेप सोशल कल्चर इंस्टीट्यूशंस। ये आपका सोशल सिस्टम या बोल दो एक कल्चर इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करता है जो इंक्लूड करता है लिटरेचर को। अब इसको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थ्योरीज के कॉन्सेप्ट जो लेके आए। नंबर 1 कार्ल मार्क्स, आपने बोला सर क्लास स्ट्रगल थ्योरी। एंटोनियो ग्राम्सी कल्चर ह्यूमनी, वो लेके आया था। लुइस ऑथरसन आइडियोलॉजी स्टेट अपीयरेंस। ये 3 नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए। अलॉन्ग विद दिस थ्योरी आप बोलते कार्ल मार्क्स को क्लियर करना है, फ्रेडरिच एंगल्स को, एंटोनियो ग्राम्सी को, लुइस ऑथरसन, ये हमारे लिए बहुत डोमिनेंट है जो क्लियर करते हैं। आप बोलते हो मार्क्सिज्म में मैं आइडियोलॉजी की बात करता हूँ, बेस एंड स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, हिस्मनी की बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट कल्चर मटेरियलिज्म। तो ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए फॉर मार्क्सिज्म थ्योरीज। कम टू द नेक्स्ट थ्योरी,
मैंने कहा था क्लास छोटी नहीं होने वाली, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हैं, आई होप एंड यू आर मेकिंग ऑल दीज नोट्स। वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइकोएनालिटिकल थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय साइकोएनालिटिकल थ्योरी? क्या है इसके कॉन्सेप्ट के? साइकोएनालिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, इट्स अ क्रिटिकल अप्रोच दैट इंटरप्रेट literature using concepts from the psychology, especially the theories of unconscious mind. ये साइकोएनालिसिस थ्योरी एक ईगो सुपर ईगो नहीं है खाली, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को डिफाइन करती है। ये बताते कि अनकॉन्शियस माइंड में एक आदमी क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, किन चीजों को हाईलाइट करता है, हाउ ही और शी गोइंग टू गेट द थिंग्स क्लियर इन देयर माइंड। अब यहाँ पे फाउंडर की बात करें, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। द थ्योरी वाज मेनली बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के बेसिक आइडिया पे बेस्ड थी। कह रहा हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। इंपॉर्टेंट साइकोएनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड, अनकॉन्शियस माइंड। आप बोलते हो सर एग्जांपल एडिपस कॉम्प्लेक्स, वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कार्ल जंग, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैक्स लैकन, सब मिरर स्टेज एंड द लैंग्वेज। आई रिपीट, द मिरर स्टेज एंड द लैंग्वेज इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मेजर थिंकर्स की बात करो, सिगमंड फ्रॉइड आता है, कार्ल वेक्स आता है, जैक्स लैकन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं छोड़ सकता मैं, जब बात करता हूँ मैं कि सर मैं मार्क्सिज्म की बात कर रहा हूँ, तो आई टॉक अबाउट इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको क्लियर करना, इसके लिए शॉर्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट इज माय अनकॉन्शियस माइंड, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। मिरर स्टेज, यस यू नीड टू क्लियर द मिरर स्टेज। आर्क टाइप्स, क्या होती हैं आर्क टाइप्स, कैसे क्लियर करते हैं। तो यहीं से हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है स्ट्रक्चरलिज्म, कैसे काम करता है स्ट्रक्चरलिज्म में? इसकी शॉर्ट आपको मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पे, लिटरेचर लवर्स बाय राहुल शर्मा, और क्लासिक ऑफ लर्निंग पे भी मिल जाएगी वीडियो। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है स्ट्रक्चरलिज्म? इट्स अ क्रिटिकल अप्रोच, यस इट्स अ क्रिटिकल अप्रोच दैट एनालाइज लिटरेचर बाय एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ साइंस। सिस्टम साइंस की बात करता है, पैटर्न्स की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है, दैट शेप द मीनिंग इन टेक्स्ट। यस दैट शेप द मीनिंग इन टेक्स्ट, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। अब जब स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर तो आप बात करो तो स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप होता है इन अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी से शुरू हुआ था, जो मेनली बेस्ड करता है लिंग्विस्टिक थ्योरी को, जो फेर्डिनेंड एंड सॉसर ने एक्सप्लेन या ओरिजिनेट की थी। फेर्डिनेंड सॉसर, इसको याद रखना। अब सॉसर ने यहाँ पे आर्ग्यू किया था दैट लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साइंस। इसने सिग्निफाई और सिग्निफाइड की बात की। यह आपने MEG 4 एस्पेक्ट्स और लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है MA के अंदर। अब यहाँ पे की थिंकर्स की बात करें तो की थिंकर तो फेर्डिनेंड डी सॉसर, ये कॉन्सेप्ट सर सिग्निफाई, सिग्निफाइड, बाइनरी ऑपोजिशन, सिमेंटिक्स। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे। दिमाग में आता है स्ट्रक्चरलिज्म व्यूज लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साइंस वेयर मीनिंग इज रैशनल। सर मीनिंग में रैशनलिटी रहेगी, चीजों को डिफाइन करता है, विच लेटर इन्फ्लुएंस मैनी मॉडर्न थ्योरीज, जो कई मॉडर्न थ्योरीज को डिफाइन करता है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको आप बोलते हो सर डीकंस्ट्रक्शन। अभी 2 दिन पहले मैं इसकी शॉर्ट डाली थी क्लासिक ऑफ लर्निंग पे, आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। आपके दिमाग में रहना चाहिए यार तीनों चैनल एक ही हैं। स्कूल के लिए ह्यूमैनिटीज की दुनिया को देखोगे, और इंग्लिश के बेसिक नॉर्म्स के लिए MA इंग्लिश वालों के लिए डोमिनेंट क्लासेस ऑफ लर्निंग, नेट JRF DSSB प्रिपरेशन के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के, लिटरेचर लवर्स। तो आई होप इट विल हेल्प यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्या है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? डीकंस्ट्रक्शन को बोलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। A post-structuralism. So post-structuralism is a theory that questions the structure of language and meaning, arguing that text can have many interpretations. एक टेस्ट के कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं rather than one definite meaning. सिर्फ एक मीनिंग नहीं होगा। आप बोलते लैंग्वेज का मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता है, सेम विद द लैंग्वेज। वो कहाँ पे यूज हो रही है उसका मीनिंग वहां पे बदलेगा। हर रीडर अपने हिसाब से अपनी चीज को समझ सकता है। आप बोलते डीकंस्ट्रक्शन इज अ मेथड फॉर एनालाइजिंग अ टेक्स्ट टू रिवील कॉन्ट्रडिक्शन, एम्बिगिटी एंड हिडन अजम्पशन इन लैंग्वेज। वो उसके अंदर कितनी हिडन अजम्पशन है उनको कैसे क्लियर करता है। इसके ओरिजिन की बात करते हो, कह रहे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एमर्ज हुआ फेरन 1960। ये डेट्स याद रखना गाइस। नेट के पेपर में एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है जिसको याद करना पड़ता है, क्योंकि वो समझने नहीं हो रटनी, वो ये डेट्स हैं। तो यहाँ पे आप बोलते हो फ्रेंच इन 1960 कहता है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट सुपर स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को डिफाइन कर रहा था। कह रहा है स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव दैट लैंग्वेज इज स्टेबल स्ट्रक्चर। सो उसका मानना था कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यू कहता था मीनिंग ऑलवेज शिफ्टिंग। वो कहता था मीनिंग हमेशा बदलते हैं।
वो कभी भी एक नहीं रहने वाले, दे ऑलवेज चेंज, वो हमेशा बदल देते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरीज बोलो, जैक्स डेरिडा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट में, जैक्स डेरिडा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था। रोनाल्ड बास, यू कैन नॉट लीव रोनाल्ड बास, दैट ऑथर आपको याद होगा, दैट ऑथर बहुत डोमिनेंट है। when seriously you're going to prepare for this UGC net English guys, तो जैक्स डेरिडा हो गया या रोनाल्ड बास हो गया या मिचेल फॉलकॉट हो गया, जो आपने ME05 मिलिट्री क्रिटिसिज्म थ्योरी में पढ़ा हुआ है मैम, वो आपने इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ कुछ टर्म्स आती हैं जो दिमाग में जी, डीकंस्ट्रक्शन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ ऑथर, डिस्कोर्स या पावर, ये बहुत मैटर करता है। इसके बाद आते हैं अलग थ्योरी के ऊपर, दैट नेक्स्ट वन दैट इज रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। व्हाट डज मीन बाय रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, क्या होती है यार, कैसे क्लियर करते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को, मतलब दिमाग में क्वेश्चन था रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के, कैसे क्लियर करेंगे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को। तो पहला पॉइंट दिमाग करता है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहता है आर्ग्यू दैट मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क एमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट। एक रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ रहा है तो पढ़ते उसके दिमाग में काफी सारी चीजें आती, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है दैट हाउ ही गोइंग टू डिफाइन द टर्म्स, चीजों को कैसे बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर रहे हैं। आप हो तो डिफरेंट रीडर्स में इंटरप्रेट द सेम टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग लोग अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ के अलग अलग मीनिंग ढूंढते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपने टेक्स्ट को पढ़ा, उसका मीनिंग कुछ और समझा, मैं उस टेक्स्ट को किसी और मीनिंग में समझूंगा। टेक एन एग्जाम्पल और गो बैक टू योर स्कूल लाइफ वेयर योर टीचर रीड द पोएट्री, वो कुछ और बताती थी, आप पढ़ते थे, आपको कुछ और समझ में आता था। दो चीजें अलग अलग कॉन्टेक्ट व्यू में अलग अलग मीनिंग देती थी। आपने कहा रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म डेवलप इन 1960 और 70 एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्रिटिसिज्म व्हिच फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ। न्यू क्रिटिसिज्म सिर्फ टेक्स्ट पे बात करता था, वो कहता है टेक्स्ट का ही बेसिक मीनिंग है, बाकी चीजें कोई मैटर नहीं करती। आप तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एम्फेसाइज रीडर्स रोल इन इंटरप्रिटेशन। सर यहाँ मेरे पास कुछ चीजें बहुत दिमाग में आती जो रीडर रिस्पॉन्स को डिफाइन करती, मतलब एवरी रीडर इज ऑन व्यू पॉइंट फॉर द टेक्स्ट दैट हैज बीन गिवन टू देम, अब उसके हिसाब से उसको समझेगा। आपने इसका मीनिंग है समझना, इट इज बीन क्रिएटेड बाय द रीडर, कोई दूसरा इसका मीनिंग डिफाइन नहीं करता। चलो यार नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी। फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी तो आपने पढ़ी हुई अच्छे से। आप बोलते हैं जो थ्योरी एग्जामिन करते हैं लिटरेचर फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, yes it examines the literature from a female perspective that seeks to uncover gender bias। जेंडर बायस की बात करता है, जेंडर बायस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, पैट्रियर्चल आइडियोलॉजी क्या होती है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर वर्क, उनको डिफाइन करता है। मार्जिनलाइजेशन वुमेन लिटरेचर वर्क क्या होता है कि वुमेन को क्या डिफाइन किया, उसके रोल्स को कैसे हाईलाइट किया, किन चीजों को पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है। कम टू द बेसिक ओरिजिन, अगर मैं बोलूँ 1960 और 70s में पूरी तरह विद द कलेक्शन ऑफ वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ती है। इसका जो एम था वो था रिकवर वुमेन्स वॉइस एंड इंटरप्रेट द लिटरेचर थ्रू द जेंडर अवेयरनेस, उसको क्या करना था, री इंटरप्रेट करना था। आई रिपीट, री इंटरप्रेट लिटरेचर थ्रू अ जेंडर अवेक लेंस। अब की थ्योरीज अगर बोलूं, सर साइमन डी बेवियर बहुत डोमिनेट, यू कैन नॉट लीव, एलन शो वॉल्टर सबसे डोमिनेट है, जूलिया क्रिस्टन, वर्जीनिया वुल्फ, कमला दास फ्रॉम द इंडियन एडिशन, कमला दास ये बहुत डोमिनेंट फिगर्स है जो आपके दिमाग में होती। आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गायनोक्रिटिज्म, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऑन टिप होगा थ्रू माय वीडियोस ऑलरेडी जो आप देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा आप जरूर देख लेंगे, मैं सारी वीडियोस डाली हुई हैं, जितनी मैंने अभी तक बोली सारी की सारी वीडियो मेरे चैनल पे है। नेक्स्ट, पैट्रियार्ची एंड जेंडर डिस्कोर्स, तो मेक श्योर कि ये सारी वीडियोस आप गो थ्रू कर लोगे, यू विल फाइंड इजिली ऑन लिटरेचर लवर और क्लासेस ऑफ लर्निंग, इन दोनों में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज। व्हाट्स द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, क्या होती? दिस थ्योरी एनालाइज लिटरेचर प्रोड्यूस इन कंट्रीज दैट वर वंस कॉलोनीज। जी हाँ, वो सारी कंट्री जो कभी कॉलोनीज हुआ करती थी, जहां पे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर इश्यूज सच एज द पावर, आइडेंटिटी, रेस, लैंग्वेज, रेजिस्टेंस एंड कल्चरल डोमिनेंस की बात की जाती थी। तो भैया ये वो सारी थ्योरी जो गुलाम थी, वो सारी कंट्रीज जो गुलाम थी, जहां पे बात की जाती थी किन चीजों पे, पावर पे, आइडेंटिटी पे, रेस पे, लैंग्वेज पे, रेजिस्टेंस पे एंड कल्चर डोमिनेंस पे। आप वो तो किन्होंने ये थ्योरी लिखी, और इंटेलिजेंस इज टेकन एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरी, एडवर्ड सेड, इसका नाम आपको याद होगा। सर हमारे पास होमी के भाभा, गायत्री सिपवॉक, इसको अच्छे से क्लियर करना है। आप बोलते हैं इसमें हमारे पास थ्योरी और इंटेलिजेंस हाइब्रिडिटी। नाउ सब लेंटन, सब लेंटन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कंफर्म पूछते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, कल्चरल स्टडीज। सब भाई ये थ्योरीज कम नहीं है,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी कर पाऊँ उसको क्लियर करेंगे, लेकिन यस यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द नेट जेआरएफ, तो इतना टाइम तो लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज को कैसे क्लियर करते हैं? कल्चरल स्टडी इज अ क्रिटिकल अप्रोच, यस इज अ क्रिटिकल अप्रोच दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन द कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी एंड पावर स्ट्रक्चर। शुड आई रिपीट? मैंने बोला कल्चर स्टडी डिफाइन करते हैं कल्चर को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी और पावर स्ट्रक्चर को। इसका बेसिक ओरिजिन में बात करूं, कल्चर स्टडी शुरू थी 1960 से ब्रिटेन में। दैट सेंटर द कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज, जिसने नाम दिया सेंटर ऑफ कल्चरल स्टडीज। इट फोकस ऑन स्टडिंग पॉपुलर कल्चर एंड मास मीडिया। ये पॉपुलर कल्चर को स्टडी करता है, मास मीडिया को स्टडी करता है, नॉट ओनली क्लासिकल लिटरेचर। इसके बेसिक अगर थिंकर्स की बात करूं तो रेमंड विलियम्स, स्टॉट हॉल, ये मेजर थिंकर्स है इसके। और अगर बात करूं कॉन्सेप्ट जो डील करते हैं, पॉपुलर कल्चर, आइडियोलॉजी एंड रिप्रेजेंटेशन। फिर आते हैं उस थ्योरी के ऊपर जो फ्रॉम लास्ट 5 years बहुत डोमिनेट हो गई नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए। आपने बोला इको क्रिटिसिज्म। व्हाट इज इको क्रिटिसिज्म? दैट्स a study of relationship between the literature and environment. Yes, eco-criticism that study the relation between the literature and the environment. अब इसमें थ्योरीज सर चार्ल्स गैट्रिस की थ्योरी, लॉरेंस बेल की थ्योरी, ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर करनी होगी। अब ये हाईलाइट करती है विद द एनवायरमेंट अवेकनिंग थॉट प्रोसेस, द वर्क ऑफ लिटरेचर दैट सराउंड ओवर द लिटरेचर एंड एनवायरमेंट, उनको बात करती। कम टू नेक्स्ट थ्योरी, क्यूर थ्योरी। व्हाट इज क्यूर थ्योरी? सर थ्योरी है क्या? इस थ्योरी का नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना, फ्रॉम लास्ट 2 to 3 साल देखें तो इसमें पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यूर थ्योरी हाईलाइट द क्रिटिकल अप्रोच दैट एग्जामिन हाउ लिटरेचर एंड कल्चर रिप्रेजेंट सेक्सुअल आइडेंटिटी। क्यूर थ्योरी हाईलाइट करती है सेक्सुअल आइडेंटिटी को, जेंडर रोल्स को, पावर रिलेशंस को, स्पेशली दोज डिवेट द हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म्स, जो हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म्स की बात करते हैं। ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई 1990s के आसपास। इसमें फेमिनिस्ट थ्योरी आती है, गे एंड लेस्बियन स्टडीज आती है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है। I repeat, feminist theory, gay and lesbian studies, post-structuralism. It was influenced by the thinker like Michael Foucault. Yes, you have studied in MBG05. Feminist criticism by Michael Foucault आपने, who studied the relation between the power, discourse and sexuality. सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला यहाँ, वो आपने स्टडी किया MBG5 में और फेमिनिस्ट में नहीं, मार्क्सिज्म स्टडी किया था माइकल फॉलकॉट को, जिसने थ्योरी बताई थी हाउ टू राइट द लिटरेचर। अब लास्ट में सम अप करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूं आपको। दोस हु आर गोइंग टू गिव पेपर इन जून, उनको काम करना है किन थ्योरीज के ऊपर? स्ट्रक्चरिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, कल्चर स्टडीज एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें दिमाग में याद रखना, इन नाम के साथ इनके कॉन्सेप्ट, इनकी थ्योरीज को क्लियर कर लेना। सच एज फेर्डिनांड डी सोसा, इसको बड़े अच्छे क्लियर करना। जैक्स डेरिडा, द मोस्ट डोमिनेंट, माइकल फॉलकॉट, इसको मत छोड़ना। रोनाल्ड बास, दैट ऑथर इज कनेक्टेड। एडवर्ड सेड और इंटेलिजेंस इसने बताया था। गायत्री सिपॉक, पोस्ट कॉलम स्ट्रक्चर इसी के साथ जुड़ा हुआ था। होमी भाभा एंड जूडिथ बटलर। तो ये था एक छोटा सा एफर्ट फ्रॉम माय साइड फॉर द नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।